बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 में हम जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी लेक्चर नंबर 8 में जो हमने पढ़े हैं डेरिवेटिव, उसके रूल्स और उसकी कुछ एप्लीकेशंस हम देखने लगे हैं। एक फंक्शन है फ्रॉम द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शन फाइंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x mu(x) एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y mu(y). तो यूटिलिटी फंक्शन जो है वो है x की पावर 0.4 और y की पावर है 0.6। अब चूंकि ये मार्जिन यूटिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने जब किसी भी फंक्शन में दो वेरिएबल हों तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है, और इसमें आप ये करेंगे कि x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे और y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। फिर जब आप मार्जिन यूटिलिटी ऑफ y निकालेंगे तो आप y को वेरिएबल लेंगे और x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखें मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x mu(x), यानी मार्जिन यूटिलिटी मुख्ततम अफादा जिसे आपने पढ़ा होगा आई काम में। मार्जिन यूटिलिटी करली u और करली x। अब इसमें यह है कि आप y की वैल्यू जैसे उसकी रकम है y की, उसके एज ए कांस्टेंट आपने साथ उसके लिखना है, और जस्ट x का जो है डेरिवेटिव लेना है। और इसको अगर वो लेट के जैसे यहाँ पे x की 0.4 है तो इसकी कुछ पावर भी है, तो इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा। अब पावर रूल आपको पता है कि 0.4 ये पावर है, इसको शुरू में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट है 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0.4 x की 0.4, और फिर आपको पता है पावर में से एक माइनस करते हैं और y को आपने वैसे ही लिख दिया। अब देखें, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.4x और 0.4 को -1 उसमें से जो है करेंगे तो आपके पास होगा -0.6, और उसके बाद y के जो है 0.6। इसमें आपने क्या किया है, आपने x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया है लेकिन y को आपने कांस्टेंट ट्रीट किया है। आगे mu(y) आपने लेना है तो आप करली u और करली y, इसका मतलब आप यूटिलिटी में चेंज y के लिहाज से देखने जा रहे हैं। तो इसलिए जो है आपने x को अब कांस्टेंट ट्रीट करना है और y के लिहाज से आपने जो है डेरिवेटिव आपने लेना है। अब यहाँ पे देखें x की जो रकम थी x की पावर 0.4 वो वैसे लिख दी है, और y के ऊपर जो है पावर रूल जो है वो लगाया गया है। y की जो पावर है वो है 0.6, उसको शुरू में जो है कोफिशिएंट जो है उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उस पावर में से एक -1 निकाला है, और आपका आंसर जो है वो आ गया 0.6, x की पावर 0.4 और y की -0.4। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है जिसमें एक आपको फंक्शन दिया हुआ है आउटपुट का, यानी क्वांटिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, एग्जांपल नंबर 4, और k इसकी पावर जो है 0.5, l की पावर 0.5 इज इक्वल टू 200। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द आइसोकॉन्ट। तो स्लोप ऑफ द आइसोकॉन्ट जो है वो MRTS आपने पढ़ा हुआ है, MRTS मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो उसका फार्मूला जो होता है वो होता है dk/dl, और dk/dl जो है वो बराबर होता है -MPL/MPK। अब MP जो है ये है मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर, और MPK जो है मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। अब ये मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो कैसे आएगी, MPL कैसे आएगी, आपने क्या करना है, इस आउटपुट फंक्शन का लेबर के लिहाज से आपने डेरिवेटिव लेना है, और जब वो MPK की बात करें, मार्जिनल चूँकि ये फंक्शन है, तो अब MPK इसका मतलब है आपने
क्यू का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू के, और आप एल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब आप लेबर के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो कैपिटल को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब कैपिटल का आप कैपिटल के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो आप लेबर जो हैं उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो सबसे ऊपर जो है सबसे ऊपर MPL, ये देखें करली के 0.5 L 0.5 ओवर करली L, यानी MPL का फार्मूला है ये, और फिर उसके बाद नीचे उसने MPK का फार्मूला है, यानी क्वांटिटी का उसने डेरिवेटिव लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू लेबर और विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। अच्छा, जब इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया -K ओवर L। दिस इज जो है स्लोप ऑफ एन आइसोकॉन्ट, दैट इज dk ओवर dl इज इक्वल टू MPL ओवर MPK। क्योंकि ये मार्जिनल फंक्शन थे लिहाजा यहाँ भी हमें डेरिवेटिव लेना था, डेरिवेटिव लेने से ये आ जाएंगे। अब ये यूटिलिटी फंक्शन एक है, u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y, और यहाँ पे आपने MRS निकालना है। तो MRS जो है ज़ाहिर है उसका फार्मूला है dy ओवर dx, और ये बराबर होता है -mux और muy। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है कि आपने जब x के mux का मतलब है आप यूटिलिटी का x के लिहाज से डेरिवेटिव लें और y को कांस्टेंट ट्रीट करें, फिर muy का मतलब ये है कि y के लिहाज से डेरिवेटिव लें और x को कांस्टेंट ट्रीट करें। ये देखें करली xy और करली x, करली xy और करली y। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो -y ओवर x, यानी करली x से कट जाएगा, यहाँ नीचे करली y से कट जाएगा, ऊपर जो है y बच जाएगा और नीचे x बच जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा y ओवर x। अब अगर इसकी वैल्यू दी हुई है द फॉलोइंग पॉइंट्स a पॉइंट के ऊपर x और y, x जो है वो 2 है और y 8 है, और b पॉइंट के ऊपर x 8 है और y 2 है। तो आप MRS निकाल सकते हैं x y इन 2 8 पे, यानी जहाँ पे x 2 है और y 8 है, फिर x 8 है, यानी पहला जो है ये जो पेयर है इसमें पहली रकम जो वो x की होएगी और दूसरा नंबर जो है वो y का होगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए कि इफ़ द इन्वर्स डिमांड फंक्शन इज़, ये इन्वर्स डिमांड फंक्शन दिया हुआ है जिसमें p इज़ द फंक्शन ऑफ q है और p इज़ इक्वल टू 200 माइनस 40 ln q1 प्लस 1। खैर इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है। हम कुछ और इसकी प्रैक्टिस करते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है जिसमें उसने मार्जिनल, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड मार्जिनल एंड एवरेज टोटल कॉस्ट फंक्शन। मार्जिनल फंक्शन निकालना है और एवरेज निकालना है, और MC एंड AC एट Q इज इक्वल टू 3 और वेयर TC इज इक्वल टू 5Q की क्यूब प्लस 8Q प्लस 20। सबसे पहले देखिए उसने C फंक्शन लिखा है, ये 4 नंबर के सामने देखें। C इज इक्वल टू ये है टोटल कॉस्ट फंक्शन, C इज इक्वल टू Q3 माइनस 12Q और प्लस 60Q। तो MC जो है जब उसने निकाला तो मार्जिनल कॉस्ट आपने निकालना है, तो ज़ाहिर आपने कॉस्ट जो है उसका टोटल कॉस्ट फंक्शन उसका डेरिवेटिव लेना है। अब किसके लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, ज़ाहिर है वो फंक्शन है Q का, उसमें अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो Q है, तो Q के लिहाज से आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो आप देखें यहाँ MC इज इक्वल टू DC बटा DQ, और C की जब आपने वैल्यू पुट की
तो क्यू की 3 और ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं। अब इसमें देखें आपने, इसमें दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है और फिर अगली दो टर्म्स के दरमियान सम है। तो जैसे कि आपने सम और डिफरेंस का रूल किया था कि इनके अलग अलग जो है आप डेरिवेटिव लेते हैं। तो जो पहली टर्म है Q3, जब आपने उसका डेरिवेटिव लिया तो वो आ जाएगा 3Q की 2। दूसरा है -12Q की 2, तो ये पावर रूल लगेगा। पहले भी पावर रूल लगा है पहली टर्म के ऊपर, दूसरी के ऊपर भी जो है वो पावर रूल लगेगा। तो ये हो जाएगा -24Q और उसके बाद जो है +60Q है, तो यहाँ पे 60 जो है उसका वो आ जाएगा आंसर। और उसके बाद है स्लोप ऑफ MC। स्लोप ऑफ MC जो है जाहिर है जहाँ पे मैंने कहा मार्जिनल का लफ्ज़ आ जाए या स्लोप का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ आप डेरिवेटिव लेते हैं। तो आपने MC का स्लोप निकालना है तो आपने C फंक्शन नहीं पुट करना, आपने MC पुट करना है। जिसका स्लोप निकालना होता है उस फंक्शन को आपने पुट करना होता है। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ से आप गलती करेंगे कि आप जो है ना, आपके पास कॉस्ट फंक्शन उसने दिया वो उसको उठा के पुट करेंगे तो वो स्लोप निकलेगा, वो MC निकल आएगा या स्लोप ऑफ टोटल कास्ट फंक्शन निकल आएगा। तो इसलिए अगर वो MC का स्लोप कह रहा है तो आपको MC का फंक्शन पहले निकालना है और उसके बाद जो है उसका डेरिवेटिव लेना है। उससे जो है ये देखें स्लोप ऑफ MC, लास्ट में देखें स्लोप ऑफ MC इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ MC विद रिस्पेक्ट टू Q। अच्छा, अब जो है दूसरा जो है इसमें नेक्स्ट जो है, अब आप देखें जो स्लोप ऑफ MC की बात की गई थी तो यहाँ पे देखें D और ये MC का फंक्शन है बटा DQ। यहाँ भी देखें पहले फंक्शन पे पावर रूल लगेगा, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6Q और दरमियान में इनके जो माइनस है और प्लस है तो चूँकि इस पे जो है डिफरेंस और सम का रूल भी लगता है कि, और वो ये है कि आप इनके अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। 3Q का अलग डेरिवेटिव लिया, 24Q का अलग लिया आपने डेरिवेटिव और 60 का अलग किया। अब 60 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। 24Q वेरिएबल वाला रूल लगेगा और 24 इसका डेरिवेटिव, और 3Q की 2 जो है इसको आप जो है पावर रूल लगाएंगे और 6Q। तो दिस इज स्लोप ऑफ MC। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन है एक, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये हम कर चुके हैं पीछे, जो क्वांटिटी का फंक्शन था वहाँ हमने की थी पार्शियल डिफरेंशिएशन। दूसरा देखें ये है कि चेंज इन वेरिएबल इज शोन बाय द साइन डेल्टा, बट इफ चेंज इज वेरी स्मॉल डेल्टा इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर D। ये हमने डेफिनेशन जब डेरिवेटिव की थी तो हमने बताया था कि डेल्टा को हम D में कैसे बदलते हैं कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये 9th क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पे Q फंक्शन दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये वाला कि Q इज इक्वल टू 100 - 2p। तो इसमें सबसे पहले आप जो है अगर आप इलास्टिसिटी निकालना चाहते हैं तो आपको पता है इलास्टिसिटी का फार्मूला ये है dQ/dp, यानी क्वांटिटी का आपने जो डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन देखें क्वांटिटी और -p, ये यहाँ कैसे पहचानेंगे आपके डिमांड फंक्शन है ये सप्लाई फंक्शन है। तो आपने दोनों की जो है वो सिंबल देखना है। अगर दोनों का साइन जो है वो एक जैसा हो, दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो वो वाला फंक्शन जो है वो सप्लाई का होगा। अगर इनकी जो साइन हैं वो ऑपोजिट होंगे तो फिर ये वाला डिमांड फंक्शन होगा। अब Q देखें इसके पास, इसके से पहले प्लस है और P से पहले माइनस है, साइन ऑपोजिट है, लिहाजा जो हम कहेंगे कि ये वाला फंक्शन डिमांड फंक्शन है। तो इलास्टिसिटी और डिमांड कैसे आप लेंगे कि डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू P, यानी
क्वांटिटी का डेरिवेटिव लेंगे या डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। तो दूसरा हिस्सा जो इसका है वो है पी ओवर क्यू। तो सबसे पहले आप पहले से को सॉल्व करें कि डेरिवेटिव ले लें इसका विद रिस्पेक्ट टू पी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू पी, डी क्यू ओवर डी पी, और क्यू की जगह पे आपने उसकी वैल्यू लिखी। 100 जो है ये कांस्टेंट है और -2p, तो इसका डेरिवेटिव जो आपके पास है वो आ जाएगा -2। अब आपके पास जो डेरिवेटिव जो है वो आ गया -2। और अब अगर जो है यहाँ पे अगर आपको Q देखें आपके पास है 100 -2p और p की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 25। p की वैल्यू 25 उसने दी हुई है, तो आपने 25 पुट किया p की जगह पे, यानी 100 -2p, p की वैल्यू पुट की तो आपके पास q भी आ गया। अब देखिए पहला हिस्सा ये था कि आपने डेरिवेटिव लिया, दूसरा आपको p दिया हुआ है, q आपने इस डिमांड फंक्शन के अंदर p की वैल्यू पुट करके आपने q भी निकाल लिया। अब आसानी से आप जो है वो इलास्टिसिटी और डिमांड निकाल सकते हैं, यानी डी क्यू और डी पी, या -2 पुट करेंगे, p की जगह 25 पुट करेंगे और q की जगह आप जो है 50 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये देखें एक और क्वेश्चन है, q इज इक्वल टू 100 -2, ये वही क्वेश्चन है बल्कि ये देखें उसने पुट किया हुआ है -2 25 ओवर 50, यानी डी क्यू और डी पी हमने निकाला था -2, उसके बाद क्यू हमने निकाला दैट इज़ 50, और उसके बाद जो है p जो है वो गिवन था 25। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो इलास्टिसिटी जो है वो -1 आई। हमेशा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो डिमांड की इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव आएगी, डिमांड की इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव आएगी। और जो सप्लाई के अगर आप निकालना चाहते हैं, यहाँ सप्लाई फंक्शन दिया हो तो बिल्कुल आपने ऐसे ही निकालना है, लेकिन उसका यही फार्मूला आपने लगाना है, ई डी की जगह ई एस आ जाएगा, और फार्मूला जो है यानी ये वाला फार्मूला जो है ई डी, यहाँ पे आप लिखेंगे ई एस इज इक्वल टू डी क्यू बटा डी पी, ज़रा पी बटा क्यू, फार्मूला यही रहेगा, और एंड पे जो उसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। एक और क्वेश्चन जिसमें है टी सी इज इक्वल टू 5q² + 8q + 20, तो यहाँ वो कहता है MC निकालें। तो टोटल कास्ट फंक्शन दिया हुआ है, अगर किसी का आपने कॉस्ट का ही मार्जिनल निकालना है तो ज़ाहिर डेरिवेटिव उसका लेना है। अब किसके लिहाज से लेना है, देखें उसके अंदर वेरिएबल q है, q के लिहाज से आपने डेरिवेटिव लिया, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे इस पे पावर लगेगा, और 5q तो ये देखें इसमें जो है पावर रूल लगा के उसने जो है आपके पास आ गया 10q + 8, 10q + 8 जो है आपके पास MC आ गया। उसके बाद उसने कहा जी एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फंक्शन निकालते हैं तो उस फंक्शन को जो उसके अंदर वेरिएबल होता है, रकम के अंदर वेरिएबल जो होता है उसको आप उस पर डिवाइड कर देते हैं। ये देखें इसके अंदर था 5q² + 8q + 12, तो इसके अंदर जो वेरिएबल है वो q है, तो q पे आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5q + 8 + 20/q। अब कहता है MC at q = 3, जब 3q है तो MC क्या होगा, तो आपने ऊपर MC निकाला है, MC = 10q + 8, अब उसके अंदर q की जगह 3 पुट कर दें तो आपका वहाँ पे MC जो है वो आ जाएगा 38। उसके बाद ATC जो है वो क्या होगा q3 के ऊपर, तो ATC हमने निकाला है 5q + 8 + 20q और 20 और q, और आपने जहाँ पे q है वहाँ 3 पुट करें तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 29.67। अगर वो किसी क्वांटिटी के ऊपर कोई भी कॉस्ट पूछता है तो आप कॉस्ट निकालें और उस कॉस्ट के अंदर जहाँ पे क्वांटिटी है वहाँ पे वो वैल्यू पुट करें तो आपके पास
ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन c इज इक्वल टू क्यू की 3 माइनस 2q स्क्वायर प्लस 15q प्लस 100। कहता है जी फिक्स कॉस्ट बताएं क्या है, और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट बताएं, मार्जिनल कॉस्ट निकालें, एवरेज कॉस्ट निकालें। इज इट शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन? तो सबसे पहली बात यह है कि शॉर्ट रन जो कॉस्ट फंक्शन होते हैं उसमें पॉजिटिव भी, उसमें फिक्स कॉस्ट भी होते हैं और वेरिएबल कॉस्ट भी होते हैं। तो मैंने आपको सी जो कॉस्ट फंक्शन है उसकी डिवीजन ऐसे बताई है कि जी अगर इसमें क्वांटिटी दी हुई है, जैसे Q3 है माइनस 2Q2 है प्लस 15Q है, तो ये वाली जो पहले 3 टर्म्स हैं ये वेरिएबल कॉस्ट को शो करती हैं, और जहाँ पे कांस्टेंट नंबर दिया है वो फिक्स कॉस्ट को शो करती हैं। तो फिक्स कॉस्ट और प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास टोटल कॉस्ट बन गया। तो फिक्स कॉस्ट आपने बताना है इसको, तो ये 100। आपने वेरिएबल कॉस्ट बताना है तो आपने कहना है Q की 3 माइनस 2Q स्क्वायर प्लस 15Q। मार्जिनल कॉस्ट जो है जब आप निकालना चाहेंगे तो आप इस C का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, तो ये आपके पास आ जाएगा 3Q की स्क्वायर माइनस 4Q प्लस 15, और 100 का जो डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा। इज इट शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन? येस, it is short run cost function because in short run there are fixed as well as variable cost। तो ये वाला जो cost function है this is short run cost function। अच्छा, इसमें भी देखें, इसमें भी जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है z फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और ये c आपने निकालना है। तो ऐसे निकालने का तरीका आपको पता है कि आपने c कॉस्ट को डिवाइड करना होता है। यहाँ पे ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है जिसमें एक z फंक्शन है, z फंक्शन में देखें x भी है और y भी है। तो अगर आपने zx निकालना है, zx बाद का तो कहता है जनाब पार्शियल डिफरेंशिएशन देता है, तो आप कहता है zx यानी x का z का डेरिवेटिव निकालें x के लिहाज से, और y को आप कांस्टेंट ट्रीट करें। अब देखें ये y के 2 है, इधर y के 2 है, y के 2 x के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है। तो x की 2 है, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6, x की 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, x की 4 है, 4 को 5 से 20। तो x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, बाकी y को वैसे ही अपने साथ लिख देना है। zxy, ये जो zx आया है, अब इस रकम का आपने y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। अब आपने x को वैसे ही लिखना है और y का डेरिवेटिव, ये देखें x की स्क्वायर, और चूंकि हम x को ट्रीट कर रहे हैं कांस्टेंट के तौर पर, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसका डेरिवेटिव चूंकि इसके अंदर x है y है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। अब देखें zx का चूंकि ये है zxy, इसका मतलब है ये जो ऊपर zx रकम आई है इसका अपने इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव। तो y की 2 है, तो 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12, और 2 में से एक माइनस भी करेंगे। फिर y की 2 है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, y में से एक माइनस करेंगे, तो ये हो गया zxy जी। अब आगे है zy, यानी अब जो ऊपर z फंक्शन दिया हुआ है आपने इसमें y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, और x को आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो जब आपने लिया तो आपके पास zy आ गया, इस zy का आपने x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है और y को आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है, और बाद में आप इसके आंसर देखें तो zxy जो है वो इक्वल है zyx के। अब ये एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें उसने डिमांड फंक्शन है, और उसकी इलास्टिसिटी निकालनी है। ये हम पहले देख चुके हैं इलास्टिसिटी उसके निकालना, और
डिमांड की इलास्टिसिटी, फिर सप्लाई की इलास्टिसिटी। अब सप्लाई की इलास्टिसिटी देखें बिल्कुल वही फार्मूला है, जस्ट जो है जहाँ पे डी था वहाँ पे अब ऐसा आ गया है, ठीक है, ई एस डी के ओवर डी पी ज़रा पी बटा क्यू। बिल्कुल उसी तरीके से आप करें। ये मैं बता चुका हूँ, दिस इज सी फंक्शन, एवरेज कॉस्ट, स्लोप, मार्जिन कॉस्ट और स्लोप ऑफ मार्जिन कॉस्ट। तो ये मैं बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा। ये देखें, दिस इज़ फार्मूला ऑफ मार्जिन रेवेन्यू फंक्शन। तो टी आर जो है टोटल रेवेन्यू, एम आर उसका फार्मूला ये होता है मार्जिनल का, तो आपको पता ही है मार्जिनल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का जो है क्वांटिटी के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो वो मार्जिन रेवेन्यू बन जाता है। पी आर क्या होता है, पी ए आर या पी ज़रब क्यू या ए आर ज़रब क्यू, ए आर ज़रब क्यू। यानी आपको अगर एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है, आपको वो कहता है कि आप इससे टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालें और उसके बाद मार्जिन रेवेन्यू निकालें। तो आप ऐसे करें कि एवरेज रेवेन्यू के फंक्शन को, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने ऐसे करना है कि आपने एवरेज रेवेन्यू फंक्शन को जो है वो क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इससे ये होगा कि आपके पास जो है टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, और उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो फिर आपके पास जो है टोटल मार्जिन रेवेन्यू जो है वो आ जाएगा। ये आगे जो है उसके बाद है देखें स्लोप ऑफ ए आर। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन का स्लोप लेना है, तो आपने एवरेज रेवेन्यू जो है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू। और अगर जो है आपने मार्जिन रेवेन्यू का डेरिवेटिव स्लोप लेना है, तो वो आपने मार्जिन रेवेन्यू जो है उसका भी आप ऐसे करेंगे कि आप स्लोप ले लेंगे। एवरेज रेवेन्यू लेना है तो आपने टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी पे डिवाइड कर देना है, उससे आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। उसके बाद देखें ये वाले फार्मूले हैं कि एब्रिविएशन यूज्ड इन मार्जिन कॉस्ट फंक्शन कि एमसी क्या होता है, दिस इज मार्जिन कॉस्ट। टीवीसी क्या होता है, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एफसी फिक्स कॉस्ट, एसी एवरेज कॉस्ट, वीसी वेरिएबल कॉस्ट, और सी जो होता है वो टोटल कॉस्ट के लिए यूज होता है। फार्मूलाज इन एमसी फंक्शन, ये देखें फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को जमा करते हैं तो टोटल कॉस्ट आता है। इसको आप एफ सी प्लस टी वी सी कह सकते हैं इक्वल टू सी। और टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट बन जाता है। टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट निकालें तो ये आप पहले फार्मूले से, ये दूसरे वाले दो फार्मूले बने हुए हैं। और आपने एमसी निकालना है, तो एमसी कैसे निकालेंगे, डी टी सी और डी क्यू, यानी आप टोटल कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। उसके बाद देखें फार्मूलाज फॉर ये। उसके बाद देखें ये वाला अब है नीचे, एसी आपने निकालना है तो टोटल कॉस्ट ओवर क्यू। स्लोप ऑफ एमसी निकालना है तो ज़ाहिर आप जो है एमसी का डेरिवेटिव लेंगे, जिसे आप चेंज भी कहते हैं, और डेरिवेटिव लेंगे जिससे आपके पास जो है वो स्लोप आ जाएगा। लास्ट जो इसका पेज है दैट इज़ ऑल अबाउट जो है वो डिफरेंशिएशन। तो आपका ये वाला मुकम्मल हुआ। आप डेरिवेटिव जो है उसकी जो है रूल्स आपने देखने हैं, और उसके बाद आपने इसके क्वेश्चन जो हैं वो वाले आप करेंगे। ओके, और आप रिवाइज करें इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो हैं एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला है, उसके बाद ये वाला एवरेज कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, यूटिलिटी वाले, या स्लोप ऑफ
NIC स्लोप ऑफ एन आइसोकॉन्ट। और बाज़ का ये भी होता है कि आप जो हैं सप्लाई और डिमांड का इकट्ठा यानी एक ही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसमें ये है कि आप ऐसे करें, आप पहले जो हैं क्वांटिटी दी हुई है और डिमांड भी दी हुई है और क्वांटिटी सप्लाई भी दी हुई है, तो आप ऐसे करें क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, वहाँ से प्राइस आ जाता है, उसमें प्राइस गिवन नहीं होता, प्राइस आ जाता है। यानी आप क्वांटिटी डिमांड को क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल रखेंगे, उसको हल करेंगे तो वहाँ से प्राइस आ जाएगा। उसके बाद आप क्वांटिटी डिमांड जो है उसका अलग से इलास्टिसिटी निकाल लें उसी फार्मूले के तहत। यहाँ जस्ट मैंने ये बता रहा हूँ कि प्राइस के बाज़ का ऐसे होता है, दोनों फंक्शन दिए होते हैं और वो कहता है कि डिमांड की इलास्टिसिटी निकालें और सप्लाई की इलास्टिसिटी निकालें, लेकिन प्राइस गिवन नहीं होता, तो उसमें यह प्राइस आपको खुद निकालना होता है। उसका निकालने का तरीका ये है क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो प्राइस आ जाएगा, और उस प्राइस को आप क्वांटिटी डिमांड में पुट करेंगे तो क्वांटिटी भी आ जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई में पुट करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई भी आ जाएगी। और फिर आप जो ऐसे करेंगे डिमांड का भी आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू पी, और सप्लाई वाला फंक्शन जो है उसका भी आप डेरिवेटिव ले लें, तो इससे ये होगा कि आपके पास डेरिवेटिव भी आ जाएंगे और पी और क्यू की वैल्यू भी आ जाएंगी। इन द एंड जो है आप जो फार्मूला है कि इलास्टिसिटी जो है और डिमांड इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी ज़रा पी बटा क्यू, और इलास्टिक सप्लाई जो है वो भी ऐसे है डी क्यू ओवर डी पी ज़रा पी बटा क्यू। तो आपने जब डेरिवेटिव भी ले लिए, आपके पास प्राइस भी है और क्वांटिटी भी है, तो आप आसानी से जो है वो इसकी इलास्टिसिटी जो है वो दोनों की निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चन इसका नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है ना जो है मुझे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कॉलेज वालों से नंबर लेके, और या फिर ये है कि जो आपने रजिस्टर पे काम किया हुआ है आप उस पर देखें, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।